6 टुकड़ों में लाश काटने वाला ये है गुलामुद्दीन, जिसने 50 साल की ब्यूटिशियन अनीता चौधरी को बेरहमी से मौत के काले अंधेरे में धकेल दिया और उसकी लाश को 6 टुकड़ों में काटकर घर के बाहर गड्ढा खुदवाकर उसमें दफना दिया था। इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद गुलामुद्दीन फरार था, लेकिन काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने इसे मुंबई से गिरफ्तार किया था। गुलामुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद से पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि आखिर इसने क्यों, कब, कैसे अनीता को मौत के घाट उतारा। वैसे अनीता मर्डर केस की गुत्थी सुलझाना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। एक तरफ मेन आरोपी गुलामुद्दीन पुलिस को लगातार गुमराह कर रहा है, तो वहीं अब दूसरी तरफ हत्याकांड के पीछे बड़े प्रॉपर्टी डीलर का नाम लेने वाली अनीता चौधरी की सहेली सुनीता सेन उर्फ सुमन भी अपने बयानों से पलट गई है। हालांकि पहले सुमन का एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें वो प्रॉपर्टी कारोबारी तैयब अंसारी पर कई आरोप लगा रही थी। वहीं अब वो अपनी बात से पलटते हुए तैयब अंसारी को पहचानने से भी इनकार कर रही है। सुमन का कहना है कि अंसारी का नाम उसने अनीता के मुंह से ही सुना था, कभी उसका चेहरा तक नहीं देखा था। आपको बता दें कि पुलिस पहले इस केस को लूट के लिए किया हुआ कत्ल समझकर ही तफ्तीश कर रही थी, मगर कहानी में मोड़ तब आया जब अनीता के पति मनमोहन ने सुमन का एक ऑडियो वायरल किया। असल में पुलिस ने जब गुलामुद्दीन की पत्नी आबिदा परवीन से पूछताछ की थी और अनीता की लाश के टुकड़ों को बरामद किया था, उस वक्त जांच का एंगल लूट के लिए हत्या ही सामने आ रहा था। अनीता के पति मनमोहन ने एक कॉल रिकॉर्डिंग को वायरल किया। उसके बाद पुलिस ने इस मामले में ब्लैकमेलिंग और प्रॉपर्टी विवाद के एंगल से भी जांच शुरू करी। वैसे गिरफ्तारी के बाद से जोधपुर पुलिस ने गुलामुद्दीन को दूसरी बार 7 दिन के रिमांड पर लिया। पिछली पूछताछ में वो पुलिस को लगातार गुमराह करता रहा। सबसे पहले गुलामुद्दीन ने बताया कि मैंने अनीता को कॉल करके 26 अक्टूबर को गंगाना स्थित अपने घर पर बुलाया था। शरबत में नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश होने के बाद चाकू से काटकर अनीता की लाश के टुकड़े किए और उसकी हत्या कर दी। उसके गहने लूट लिए, फिर जेसीबी मंगवाकर 2 बोरों में लाश भरकर गड्ढे में दफना दिया। वहीं दूसरी बार गुलामुद्दीन ने पुलिस के सामने कहानी बदलते हुए बताया कि उसने अनीता को एक हाई प्रोफाइल आदमी से मिलवाने, जिससे दोनों का फायदा होगा, कहकर घर पर बुलाया। उसे रात को अपने घर पर रुकने को कहा था। इस दौरान नशीले पदार्थ की ओवरडोज दी। अगले दिन उसके सिर पर हथौड़ा मारा, फिर मीट काटने वाले चाकू से 6 टुकड़े किए। इन टुकड़ों को बोरे में भरकर गड्ढे में गाड़ दिया। मगर तीसरी बार पुलिस ने गुलामुद्दीन और उसकी पत्नी आबिदा से अलग अलग पूछताछ करी, तब भी दोनों ने अपने बयान बदल दिए। हालांकि सरदारपुरा थाना पुलिस ने गुलामुद्दीन के पॉलीग्राफी टेस्ट की मांग भी की थी, लेकिन इस केस में ताजा अपडेट के मुताबिक अनीता हत्याकांड के मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन के पॉलीग्राफी टेस्ट पर कोर्ट में फैसला नहीं हो सका। सोमवार को कोर्ट में गुलामुद्दीन के वकील ने अपने जवाब में जानकारी देते हुए कहा कि आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, उसे मुंबई लेकर गए हैं, उसकी मौजूदगी में ही पॉलीग्राफी टेस्ट को लेकर निर्णय होगा। इस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई पर पुलिस को गुलामुद्दीन को पेश करने के लिए कहा। पुलिस ने गुलामुद्दीन के अलावा सुमन उर्फ सुनीता और तैयब अंसारी का भी पॉलीग्राफी टेस्ट करवाने के लिए आवेदन दिया था, जिस पर सुमन खुद कोर्ट में पेश हुई और उसने कोर्ट में लिखित में दिया कि वो पॉलीग्राफी टेस्ट नहीं करवाना चाहती है, जबकि तैयब अंसारी की तरफ से ना तो वो खुद पेश हुए और ना ही उसका कोई वकील कोर्ट में आया, जिसके चलते कोई निर्णय नहीं हुआ। गुलामुद्दीन के वकील ने इस मामले पर कहा है कि बिना आरोपी की सहमति के टेस्ट नहीं हो सकता है। जब गुलामुद्दीन जोधपुर में नहीं है तो उसकी सहमति कैसे दी जा सकती है। कोर्ट ने अगली सुनवाई पर उसे पेश करने के लिए कहा है। उम्मीद है कि 2 दिन बाद इस मामले में अगली सुनवाई होगी। वैसे आपको बता दें कि अनीता चौधरी हत्याकांड के मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन को लेकर मुंबई गई पुलिस सोमवार को वापस जोधपुर के लिए रवाना हो गई। गुलामुद्दीन ने मुंबई में फरारी काटने के दौरान अपनी अंगूठी वहां पर एक स्थानीय सुनार को बेची थी। पुलिस ने सुनार को दस्तयाब कर लिया और अब वो पूछताछ के लिए उसे भी साथ लेकर जोधपुर आ रही है। आपको बता दें कि अनीता चौधरी हत्याकांड में 21 दिन के बाद शव का अंतिम संस्कार किया गया। मंगलवार दोपहर प्रशासन और रिश्तेदारों के बीच सहमति बन गई, जिसके बाद अनीता चौधरी का अंतिम संस्कार हुआ। वैसे आपको बता दें कि जिन 3 मांगों पर सहमति बनी है उनमें हत्याकांड की सीबीआई जांच की सिफारिश, अनीता के बेटे को नौकरी और 51 लाख की आर्थिक सहायता शामिल है। इसके अलावा परिवार की मांग पर जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के जिला पश्चिम के डीसीपी राजऋषि राजवर्मा और सरदारपुरा थाना अधिकारी दिलीप सिंह शेखावत को भी हटाया जाएगा। आपको बता दें, इस तरह लाश को न उठाने और अंतिम संस्कार न कराने जैसा ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी ऐसा हुआ था। वैसे राजस्थान में पिछले 7 साल में इस तरह का ये दूसरा मामला है। इससे पहले गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के रिश्तेदारों ने भी 19 दिन तक शव का अंतिम संस्कार नहीं किया था। मानवाधिकार आयोग की ओर से हस्तक्षेप करने पर
19 दिन के बाद 13 जुलाई 2017 को प्रशासन ने अंतिम संस्कार करवाया था। वैसे आनंदपाल केस में मानवाधिकार आयोग ने आदेश में कहा था, राज्य में अलग अलग कारणों से मृत व्यक्तियों के शरीर को रखकर आंदोलन किया जाना लगभग आम बात हो चुकी है। इसी प्रकार स्थिति यहाँ तक पहुँच चुकी है कि अपराधियों के शव आंदोलन को प्रभावित करने के लिए ही नहीं, बल्कि पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार पर भी दबाव डाले जाने के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। मौत के बाद उचित दाह संस्कार मानव शव का प्राकृतिक और स्वाभाविक अधिकार है। साथ ही सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार दाह संस्कार का पहला अधिकार और जिम्मेदारी बेटे बेटी, माँ बाप, भाई बहन, परिवार और रिश्तेदारों की है। परिवार एवं अन्य किसी के द्वारा शव को किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं रखा जा सकता। इसके अलावा वक्त पर अंतिम संस्कार नहीं किया जाना भी शव का अपमान है। अगर मरहूम के परिजन शव नहीं लेते हैं तो राजस्थान पुलिस नियम 1965 के नियम 6.36 के उपनियम 6 के तहत जैसे ही चिकित्सक अधिकारी इस बात की सूचना देते हैं, उन्होंने परीक्षण पूरा कर लिया है और अगर पुलिस अधिकारियों को इस संबंध में कोई अन्य आदेश सक्षम अधिकारियों द्वारा ना मिले तो शव को मरहूम के रिश्तेदारों या जानने वालों को सौंपेंगे। अगर कोई रिश्तेदार या मित्र ना हो या शव लेने से इनकार करे तो पुलिस शव का अंतिम संस्कार कर देगी। रिश्तेदार अंतिम संस्कार ना करें तो स्थानीय प्रशासन द्वारा हालात के आधार पर फैसला लिया जा सकता है। कई बार अंतिम संस्कार में देरी रिश्तेदारों द्वारा अपनी मांगों को मंगवाने के लिए किए जाते हैं। साधारणतः ऐसे मामलों में स्थानीय प्रशासन रिश्तेदारों से बात करके शव का दाह संस्कार सुनिश्चित करता है। किसी भी कानून के तहत शव उसके रिश्तेदारों या विधिक उत्तराधिकारियों को उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं होता है। मरहूम के उत्तराधिकारी शव को कानून के तहत सिर्फ अंतिम संस्कार करने के लिए ही ले सकते हैं। घर वाले या विधिक उत्तराधिकारी शव का ना तो बंटवारा कर सकते हैं, ना शव या शरीर के अंगों को बेच सकते हैं, ना ही शव को संपत्ति के बदले में देने व स्वीकार करने का अधिकार रखते हैं। हालांकि जनहित के लिए देहदान या अंगदान कर सकते हैं। मृत व्यक्ति के सीमित मानव अधिकार होते हैं। मृत व्यक्ति के शरीर का एकमात्र उपयोग अगर देहदान अंगदान विधि अनुसार नहीं किया गया है, देह संस्कार के लिए किया जा सकता है। किसी व्यक्ति का शव संपत्ति के रूप में उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं होता है। अंतिम संस्कार का पहला अधिकार मृत व्यक्ति के रिश्तेदारों का होता है। रिश्तेदार अगर शव का अंतिम संस्कार नहीं करते हैं तो परंपरा के मुताबिक सरकार अंतिम संस्कार करेगी। गौरतलब है कि 26 अक्टूबर की सुबह अनीता रोजाना की तरह घर से ब्यूटी पार्लर पहुंची थी और फिर कुछ देर के बाद ही वहां से निकल जाती है। काफ़ी देर तक जब वो ब्यूटी पार्लर नहीं लौटी तो ब्यूटी पार्लर की एक महिला स्टाफ उन्हें फ़ोन करती है। फ़ोन बंद था। बाद में वो अनीता के पति को फ़ोन करती है। अनीता के पति को जैसे ही ये बात पता चलती है वो उसे हर तरफ ढूंढना शुरू कर देते हैं। अनीता का मोबाइल भी लगातार बंद आ रहा था। अनीता की तलाश में 26 अक्टूबर का पूरा दिन और पूरी रात बीत जाती है पर अनीता नहीं मिलती। मगर आखिरकार 27 अक्टूबर को अनीता के पति मनमोहन पुलिस में अनीता की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देते हैं। अब पुलिस अनीता की तलाश में जुट जाती है। 4 दिन बीत जाते हैं पर अनीता का कोई सुराग नहीं मिलता। मगर तफ्तीश के दौरान पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी कैमरा जरूर लगता है, जिसकी लीड्स को फॉलो करते हुए पुलिस पहले उस ऑटो ड्राइवर तक पहुंचती है जिसमें बैठकर अनीता गंगाना गई थी। इसके बाद गुलामुद्दीन की पत्नी आबिदा के जरिए कत्ल की कड़ियों को जोड़ते हुए पुलिस गुलामुद्दीन तक जा पहुंची। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।